नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनांस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से आती है। फिलहाल ये पीएसयू है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग 75% या इसके थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स 30 हो, उसको बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट करते हुए अपने इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त रिटर्न दी है। लेकिन अगर आप इसके परफॉर्मेंस को कंसीडर करके चले 5 साल या 6 साल के बेसिस पर, तो वहां पर आपको कोई खास रिटर्न मिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस पीरियड में कंपनी ने मात्र करीब 7 से 8% या 6-5% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन चूंकि ये पीएसयू कंपनी है, लगातार अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देते हुए आ रही है और ये करीब आपको 3.5 से 4% के रेंज में आता हुआ दिखेगा। क्या करंट टाइम में इस कंपनी को बाई किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए? करंट लेवल पर ये कंपनी कैसा दिखती है, इसके बिजनेस का प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है, साथ ही शेयर का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा आपसे, एक मेरी गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक पीएसयू कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फिलहाल इसका 75% का स्टेक होल्डिंग है। करेंट टाइम में इसके बिजनेस की बात किया जाए तो ये फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के क्षेत्र में इंगेज है, यानी किसानी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसके रिलेटेड जो पेस्टिसाइडर्स या केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सेल किया जाता है, इस कंपनी का बिजनेस उसी सेक्टर से आता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए इस कंपनी का बिजनेस भी पिछले 3-4 सालों में जबरदस्त तरीके से उछाल हुआ है। करंट टाइम में ये स्मॉल कैप की कंपनी है और मार्केट कैप इसका 5,796 करोड़ है। स्टॉक भी जबरदस्त अट्रैक्टिव बना हुआ है और ये 7.30 है। हालांकि अगर आप कंपेयर करके चले इस सेक्टर से इस कंपनी का, तो आपको मैक्सिमम कंपनीज का स्टॉक भी इसी रेशियो में नजर आएगा। हालांकि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनका स्टॉक भी आपको 19 या 16 के रेंज में नजर आएगा। उसका रीजन है जिस तरह से पिछले 7-8 सालों का ट्रेंड है मार्केट में, नॉर्मली लोग पीएसयू को इग्नोर करके प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट प्लेयर पे बिलीव कर रहे हैं और उनके शेयर पे ज़्यादा बेट लगा रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका 15.3% है, जिसको हम एवरेज मान सकते हैं, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 17% के आसपास है। और ये भी अगर इंडस्ट्री के अदर प्लेयर से कंपेयर करके देखा जाए तो एवरेज ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 20 या इसके ऊपर नजर आएगा। बुक वैल्यू इसका 70.4 है और करेंट मार्केट प्राइस इसका 105 रुपया है। और इन दोनों का कंपेयर करके हम देखें तो कह सकते हैं इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है। लाइफ टाइम हाई इस शेयर का 113 का है, जबकि वहां से मामूली नीचे ये कंपनी का शेयर प्राइस 105 रुपये के रेंज में ट्रेंड कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया, आरसीएफ एक पीएसयू कंपनी है, बावजूद इसके इसका क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है। इसका सेल्स पिछले क्वार्टर में 4,957 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर 4,110 करोड़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ हुआ था। जबकि एक साल पहले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस का भी हम कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का सेल्स डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जून 2021 में इसका सेल्स 2391 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले एक साल में 201 करोड़ से बढ़ के 433 करोड़ तक जा पहुंचा है, यानी यहाँ पर भी आपको डबल से ज़्यादा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको ठीक ठाक उछाल होता हुआ दिखेगा और ये 8% से बढ़ के 9% के रेंज में आ चुका है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मार्च 2011 में इसका सेल्स 5,451 करोड़ था, जो 11 साल बाद मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से मात्र 12,812 करोड़ तक पहुंचता है। यानी ओवरऑल अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 402 करोड़ से बढ़ के 987 करोड़ तक पहुंचता है इस पीरियड में, जबकि ओपीएम परसेंटेज भी 7% से बढ़ के 8% तक आया है। नेट प्रॉफिट आरसीएफ का इस पीरियड में 245 करोड़ से बढ़ के 702 करोड़ तक आया है, जबकि अर्निंग पर शेयर 4.44 से बढ़ के 12.73 तक आया है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको 25% से बढ़ के 30% या 44% के रेंज में आ जाता है। और पिछले एक साल का अगर हम शेयर के हिसाब से ये कंसीडर करके देखें तो ये करीब 3.5% 4% के आसपास निकल कर आता है, जो कि किसी भी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट परसेंट के ऑलमोस्ट बराबर है।
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 7% सिंगल डिजिट में रहता है, जिसको हम एवरेज या पुअर मान सकते हैं। जबकि 5 साल से लेके 1 साल में ये ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि 5 साल से लेके 3 साल के पीरियड में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 13% रहता है, जबकि पिछले 1 साल में 70% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको इसके सेल्स ग्रोथ से थोड़ा सा बेटर नजर आएगा, क्योंकि पिछले 10 साल में ये 9% रहता है, जबकि 3 साल से लेके 5 साल के बीच में ये 28% से लेके 72% के रेंज में रहता है, और पिछले 1 साल में 66% रहता है, जो कि इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही है। स्टॉक प्राइस CAGR आपको इस कंपनी का एवरेज नजर आएगा अगर 5 साल से लेके 10 साल का हम कंपेयर करके देखें तो, क्योंकि मात्र ये 2% से लेके 8% के रेंज में रहता है। लेकिन अगर 1 साल से 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 37% और 45% ये CAGR है। बैलेंस शीट इस कंपनी के आपको एवरेज नजर आएगा पिछले 11-12 सालों में, क्योंकि रिजर्व भले ही 1459 करोड़ से बढ़ के 3330 करोड़ तक जा पहुंचा है, लेकिन बोरोइंग पार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसके रिजर्व के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये 516 करोड़ से बढ़ के 2969 करोड़ तक जा पहुंचा है। अदर लाइबिलिटीज भी आपको यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखेगी, और ये 1261 करोड़ से बढ़ के 3670 करोड़ तक आ चुका है। वैसे अगर हम इसके मेजर पार्ट को बैलेंस शीट में कंसीडर करके चले तो रिजर्व और बोरोइंग का कंपैरिजन कर सकते हैं, और इस पीरियड में जो करीब आपको डबल से ज़्यादा का डिफरेंस हुआ करता था मार्च 2011 या 12 के पीरियड में, क्योंकि बोरोइंग पार्ट 516 और रिजर्व 1459 करोड़ था, जो बढ़ के 3330 और 2979 हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं एक रेंज में आ चुका है। यानी कंपनी के पास जो भी कैश की फैसिलिटी है उसके आसपास ही इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी चढ़ चुका है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो ROE वर्सेज एफडी रेट्स आपको पुअर नजर आएगा, इसलिए रेड जोन में है। जबकि फिलहाल ये शेयर ओवरबाउट जोन में भी पहुंच चुका है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी आपको रेड जोन में ही नजर आएगा। बाकी 3 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स और ASM GSM का कोई इशू नहीं है, ये तीनों आपको ग्रीन सिग्नल देते हुए दिखेंगे। फोरकास्ट में यहाँ पर किसी भी एनालिस्ट ने इस शेयर के बारे में प्रेडिक्शन करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए यहाँ पर आपको कोई डिटेल देता हुआ नजर नहीं आएगा। बाकी अगर इसका कंपैरिजन हम इसके पीएस से साथ करके देखें, वैल्यूएशन वाइज ये अपने पीएस के कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्ग या वीक नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन पार्ट में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का PE रेशियो 8.25 है, UPL लिमिटेड का 15.73 है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इसका PE रेशियो करीब 20 के आसपास है, जबकि बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड का PE रेशियो 37.16 है। वैसे देखा जाए तो इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी आपको बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड और UPL लिमिटेड नजर आएगी, क्योंकि अमूमन अगर आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं ये दोनों कंपनीज का कुछ न कुछ प्रोडक्ट आपको जरूर नजर आएगा। वैसे PS के साथ कंपेरिजन करने में वैल्यूएशन वाइज आपको नंबर 1 पोजीशन पर ये कंपनी नजर आएगी, क्योंकि ये मात्र डबल डिजिट में और 8.25 है, जबकि अदर कंपनी का अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में नजर आएगा। और सबसे हाई वैल्यूएशन पर बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड चल रही है, क्योंकि ये 37% से ज़्यादा चल रहा है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड प्रोमोटर्स के अलावा मार्केट में कितने लोगों के लिए अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है, कितने बड़े इंस्टीट्यूशंस या HNIs हैं जो इस शेयर को बाई करके चल रहे हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, इसके लिए हम थोड़ा सा इसका होल्डिंग पार्ट देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 6-7 क्वार्टर में लगातार 75% बना हुआ है। ये डिटेल मार्च 2021 से लेकर जून 2022 क्वार्टर तक का मैं शेयर कर रहा हूं, जहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की बात करें तो स्टार्टिंग से ही इस कंपनी में कोई खास उनका इंटरेस्ट नहीं है। मार्च 2021 में जो 0.08% था वो कम होकर जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 0.02% तक आ चुका है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट की भी बात करें तो मार्च 2021 में सबसे ज़्यादा होल्डिंग उनकी हुआ करती थी पिछले 6 क्वार्टर में, और ऑलमोस्ट ये 2% के आसपास है। और अगले ही क्वार्टर में यहाँ पर ज़बरदस्त स्लाइस डाउन आपको नज़र आएगा, और ये गिर के 0.38% तक आ चुका है, और ऑलमोस्ट ये अपने लाइन में बना हुआ है। लेटेस्ट जो 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट आया है इस कंपनी का उसके हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट जरूर इस कंपनी में आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा, इसलिए पिछले 6 क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 0.78% से बढ़ के 2.95 तक जा चुका है।
दोस्तों ये रहा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का छोटा सा फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पिछले कुछ सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज रहता है। अगर ओवरऑल पिक्चर को आप समझने की कोशिश करें तो, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर मार्जिन का परसेंटेज हो, ये आपको ऑन एवरेज 3-4 सालों में अच्छा करता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप डेटा 5 साल से लेकर 10 साल का देखते हैं, वहां पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खास नजर नहीं आता है। उसके पीछे का रीजन है पिछले 2-3 सालों में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सेक्टर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है। पीएलआईज के थ्रू कुछ ऐसे सेक्टर को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम इनके प्रोस्पेक्ट की भी बात करें तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि फ्यूचर तो ठीक ठाक ही रहने वाला है। जो बड़ा कंसर्न इस कंपनी के बारे में हो सकता है, करेंट टाइम में ये अभी भी पीएसयू बनी हुई है और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग फिलहाल इस कंपनी में बना हुआ है, हो सकता है जब भी शेयर में अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा, इसके जो प्रोमोटर है अपने होल्डिंग को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करेंगे और तब एक बार फिर से इसके शेयर प्राइस में थोड़ा सा डाउनफॉल होता हुआ दिख सकता है। इस शेयर का प्राइस टारगेट के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब भी फ्यूचर में इसके शेयर में अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, निश्चित ही वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक सेल करती हुई नजर आएंगी और उसका इम्पैक्ट निगेटिव तरीके से इस शेयर प्राइस पर पड़ सकता है। उसके बाद एक बार फिर से इस शेयर में थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे प्राइवेट प्लेयर को चूज करिए जिसका फ्यूचर ना सिर्फ प्रोडक्ट वाइज बिजनेस वाइज अच्छा नजर आए, प्रोमोटर की भी होल्डिंग कम होने के बहुत मिनिमम चांसेस रहे। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किसी ऐसे शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहते हैं जहां पर आपको 3-4% का डिविडेंड मिलता रहे और 3-4% का पर एनम रिटर्न मिलता रहा है, फिर आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो सेफ शेयर में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।